टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है। तो जो 13.1 एक्सरसाइज थी वो हमारी कल की क्लास में कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे 13.2 के बारे में। तो 13.2 की जो परमेय है उसका नाम है एकांतर वर्तखंड की परमेय। एकांतर वर्तखंड की परमेय। तो ये जो परमेय है, इस परमेय को करने के लिए अपन को पहले एकांतर वर्तखंड का पता होना चाहिए, एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, सरल रेखा पर बने कोणों के बारे में पता होना चाहिए कि उनका योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि एकांतर वर्तखंड का जो कोण है वो होते कौन कौन से हैं। तो कोई भी त्रिभुज है, ये अपन ने एक वर्त लिया और इस वर्त का केंद्र जो है वो हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। देखो कोई वर्त होता है तो उस वर्त में यदि हम जीवा की रचना कर दे, उस वर्त में हम क्या कर दे, जीवा की रचना कर दे, तो ये जो जीवा है इस वर्त को दो भागों में बांटती है और उन दो भागों को हम क्या कहते हैं, वर्तखंड। क्या कहते हैं जी, वर्तखंड। वर्तखंड का मतलब हुआ कि वर्त यानी अपना सर्किल, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये जो जीवा क्या करती है, इस वर्त को दो टुकड़ों में विभाजित कर देती है। तो ये जो बड़ा टुकड़ा होता है उसे दीर्घ वर्तखंड कहा जाता है और जो छोटा टुकड़ा होता है उसे लघु वर्तखंड कहा जाता है। छोटे वाले को तो लघु वर्तखंड कहेंगे और बड़े वाले को दीर्घ वर्तखंड कहेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं परमेय करवा रहा हूं उसमें दीर्घ और लघु से अपन को कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो जीवा होती है, तो एक तो वर्तखंड क्या हो गया, एक तो ये ऊपर वाला वर्तखंड हो गया और एक ये नीचे वाला वर्तखंड हो गया। एक वर्त है और यदि मैं इस वर्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करता हूं, यदि इस वर्त पर मैं स्पर्श रेखा की रचना करता हूं, ए बी स्पर्श रेखा की, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इसको कहां पे स्पर्श कर रही है, पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यानी इसका स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया, पी हो गया। अब पी से आपको क्या करना है, देखो इसका नाम क्या था, अभी मैंने कहा था एकांतर वर्तखंड। एकांतर वर्तखंड की परमेय। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस वर्त का खंड बनाना पड़ेगा और वर्त का खंड मतलब वर्त के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो वर्त के टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना है, एक जीवा की रचना करनी है। तो इस स्पर्श बिंदु से जाती हुई एक जीवा की रचना कर दी अपन ने, पी क्यू। एक जीवा की रचना हमने क्या की, पी क्यू। अब ये पी क्यू क्या है, जीवा होगी। अब देखो ये जो जीवा है पी क्यू, ये इस स्पर्श रेखा के साथ में कोण बना रही है, दो कोण बनाती है। एक तो बनाती है ये वाला कोण, एक तो बनाती है ये वाला कोण और दूसरा बनाती है ये वाला कोण। तो इस कोण को तो मैं नंबर 1 दे दूं और इस कोण को नंबर 2 दे दूं। तो ध्यान देना कि ये जीवा है, इस जीवा ने इस वर्त को कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक वर्तखंड तो इधर हो गया और एक वर्तखंड इस तरफ हो गया मेरे हाथ के। तो कोण नंबर 1 है वो तो कौन से वर्तखंड में है, इस छोटे वाले वर्तखंड में है, और कोण नंबर 2 है वो किस तरफ आता है, बड़े वाले वर्तखंड यानी दीर्घ वर्तखंड की साइड में आता है। अब आपको क्या करना है, इस जीवा के द्वारा इस वर्त में कोण बनाना, जीवा के द्वारा। तो आपको एक प्रश्न था अपना 8वां या 9वां 13.1 का, मैंने कहा था कि यदि किसी रेखा के द्वारा किसी बिंदु पे यदि आपको क्या बनाना है, कोण अंतरित करना है, किसी रेखा के द्वारा
यदि किसी बिंदु पर कोण अंकित करना है तो उस रेखा का जो प्रथम पॉइंट है यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों को मिलाने पे जो कोण बनेगा वो उस रेखा के द्वारा उस बिंदु पर अंतरित कोण होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस जीवा के द्वारा इस वर्तखंड, ये जो परिधि है इस पर कोण बनाना है। तो बनाते हैं। इस जीवा का बिंदु एक तो P है और एक Q है, तो P को मैंने यहाँ मिलाया इस बिंदु पर और Q को भी इसी बिंदु पर मिला दिया, इसको नाम मैंने दिया E। तो इस जीवा के द्वारा कौन सा कोण बन गया, इसको नंबर दे दो 3। तो कोण 3 है, वो क्या हुआ, इस जीवा के द्वारा वर्त पर बना कोण है। अब देखना, कोण नंबर 1 है वो तो किस में आता है, लघु वर्तखंड में। किस में आता है, लघु वर्तखंड में, यानी छोटे वाले वर्तखंड में। और कोण नंबर 3 है वो किस में आता है, दीर्घ वर्तखंड में। तो यहां देखो ये क्या है, एकांतर। एकांतर मतलब हुआ एक धन अंतर। एक धन अंतर मतलब एक का हमें क्या रखना है, अंतर रखना है। तो कोण नंबर 1 आता है, इसमें इसका अंतर रखते हुए उस तरफ यानी दीर्घ वर्तखंड में जो कोण बनेगा वो एकांतर वर्तखंड का कोण कहलाएगा। तो कोण नंबर 1 है और वह कोण नंबर 3, एक तो ये दोनों है एकांतर वर्तखंड के कोण। कैसे हुए, क्योंकि कोण नंबर 1 तो इस वर्तखंड में बन रहा है और इसी के द्वारा जीवा के द्वारा PQ के द्वारा ये जो कोण नंबर 3 है ये दीर्घ वर्तखंड में बनता है। इसी प्रकार से कोण नंबर 2 जो है, कोण नंबर 2 है वो कौन से में बनता है, दीर्घ वर्तखंड में बनता है। तो अब इस जीवा के द्वारा कौन से में बना दो जी, लघु वर्तखंड में बना दो। तो इस जीवा के द्वारा बनाना है तो जीवा का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, तो वहां पे ये जो कोण बनेगा कोण नंबर 4, ये क्या होगा, लघु वर्तखंड में बन गया। तो ये तो जो कोण नंबर 2 है ये दीर्घ में है और वो कहाँ हो गया, लघु में। ये ध्यान रखना, जीवा के द्वारा ही बनना चाहिए। तो ये और वो, ये दोनों क्या हो गए, कोण नंबर 2 है वह कोण नंबर 4। तो ये कहलाते हैं एकांतर वर्तखंड के कोण। यहां मैं नंबर भी चेंज कर सकता हूं, यहाँ 2 की जगह ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं, PQR कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 1 वाला और 3 वाला ही एकांतर वर्तखंड का कोण है। अगर 3 यहाँ लिख देंगे तो आपको पता करना है, बस इतना ध्यान देना है कि इधर वाला कोण होगा उसका एकांतर वर्तखंड का कोण उस तरफ का, और इस तरफ का जो कोण होगा उसका एकांतर वर्तखंड का कोण इस तरफ का। तो ये तो हो गई हमारे एकांतर वर्तखंड के बारे में चर्चा। अब ये जो परमे करेंगे तो इसमें अपन को बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, तो एक एक करके उनको लेते हैं। सबसे पहली बात है अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। यदि कोई कोण है वो अर्धवर्त में बन रहा है। अर्धवर्त का मतलब क्या हुआ, यदि एक वर्त को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, एक वर्त को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो किससे बांटेंगे, व्यास के द्वारा हम उस वर्त को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो व्यास के सिरों पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, समकोण होगा। कैसे होगा, देखो एक वर्त है और उस वर्त को मैंने ये व्यास के द्वारा क्या कर दिया, अर्धवर्त बना दिया, आधा वर्त बना दिया, और आधा वर्त हमेशा व्यास के द्वारा ही बनता है। तो ये जो हमारा व्यास है कौन सा, AB, ये क्या है इसका व्यास। व्यास क्या होता है जी, त्रिज्या का दुगुना। तो देखो इसमें OA और OB दुगना हो गया, एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही। व्यास के द्वारा जो कोण बनता है वर्त पर वो क्या होता है, समकोण होता है। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, अर्धवर्त में बना कोण। अब अर्धवर्त में कोण कौन बनाएगा, व्यास बनाएगा। तो व्यास के द्वारा कोण बना दो इस पे कहीं भी, तो कैसे बनाएंगे अभी बताया था, इस व्यास का पहला सिरा मिला दो और इस व्यास का लास्ट वाला सिरा मिला दो। तो ये जो कोण होगा ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो गया, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अगली बात,
दूसरी बात इस प्रश्न के लिए, इस प्रमेय के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180। त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180 होता है। इसके बारे में आप पहले ही जानते हो। अगली बात अपन को याद रखनी है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये जो चतुर्भुज हो कोई भी, यानी चार भुजाओं से बनी बंधाकृति, तो जो चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज में भी चारों जो कोण होते हैं, चार क्या होते हैं? कोण होते हैं। उन चारों कोणों का योग है वो कितना होता है जी? 360 होता है। अगला पॉइंट, सरल रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये कोई एक सरल रेखा है, ये क्या है जी? एक सरल रेखा है। अब इस सरल रेखा पर ये दूसरी रेखा डाली मैंने, ये दूसरी रेखा ड्रा कर दी। तो ये जो रेखा है वो क्या करती है? एक तो इस तरफ कोण बनाती है और एक इस तरफ कोण बनाती है। तो ये दोनों जो कोण हैं ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। तो ये अगर इसको नाम ए दे दूं और इसको कोण बी दे दूं तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। अगला पॉइंट की बात करें अपन, एक ही वर्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही, अभी तो मैंने क्या बताया था? एकांतर वर्तखंड। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे? एक ही वर्तखंड में, और वर्तखंड में कोण कौन बनाएगा? कोण जीवा बनाएगी। कौन बनाएगा जी? जीवा बनाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ? वर्त हो गया। और ये क्या हो गई? जीवा हो गई जी। ये क्या हो गई जी? जीवा। इस जीवा के द्वारा एक ही वर्तखंड में बना दो। एक ही वर्तखंड का मतलब एक ही तरह बनाना, या तो ऊपर बना दो या दोनों ही नीचे बना दो। तो देखो इस जीवा के द्वारा एक कोण तो बनाया मैंने, ये वाला इसी जीवा के द्वारा बना हुआ है। इसको मगर अगर एक कोण नंबर 1 दे दूं, और इसी जीवा के द्वारा एक कोण मैंने यहां भी बना दिया और इसको नंबर दे दिया 2, तो कोण नंबर 1 है वो किसके द्वारा? इस जीवा के द्वारा बनाया हुआ है। कोण नंबर 2 है वो भी इस जीवा के द्वारा बनाया हुआ है। और दोनों ही कहाँ बन रहे हैं? एक ही ओर बन रहे हैं। तो यही मैंने कहा, एक ही वर्तखंड में, यानी एक ही वर्त के टुकड़े में, दोनों एक ही वर्त के टुकड़े में बन रहे हैं, में बने कोण समान होते हैं। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता लग गया कि कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 2 के क्या होगा जी? बराबर होगा। कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 2 के बराबर होगा। तो ये जो प्रमेय है अपनी एकांतर वर्तखंड की जो प्रमेय है, उस एकांतर वर्तखंड की प्रमेय में हमें ये बातें पता होनी चाहिए। एक तो एकांतर वर्तखंड होते क्या है, दूसरे आपको ये सभी काम में लेनी पड़ेगी। एकमात्र यही ऐसी प्रमेय है जिसमें इतनी बातों का उपयोग होता है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का 360। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। और अंतिम क्या हुई? एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये आपको कंटेस्ट याद करना है अच्छी तरह से, और कल की क्लास में हम करेंगे अपनी एकांतर वर्तखंड की प्रमेय।